हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स मई 2023 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने 21 क्वेश्चन किए थे। अब बाकी की क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहला है यहाँ पर टेस्ला क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो टेस्ला है, ये एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है, कार निर्माता कंपनी है जिसके सीईओ एलन मस्क है। प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने मई 2023 में किस चोटी को फतह किया था? तो माउंट मकालू, 8881 मीटर ऊंचाई है इसकी। अनीता कुंडू, ये क्वेश्चन भी आ सकता है भी कहाँ की रहने वाली है, तो हरियाणा के हिसार जिले के फरीदपुर गांव से ये संबंधित है। हाल ही में वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, तो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, भारतीय वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर ने अंजुम मोदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। वह किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी, 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित है। आगे देखते हैं, मेरी लाइफ क्या है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मेरी लाइफ क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है। तो ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है जो कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए युवा वर्ग है उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए है। तो मेरी लाइफ एक मोबाइल ऐप है। इसके बाद हम देखते हैं 26 क्वेश्चन, न्यू एरा प्रोजेक्ट क्या है। ये चाइना के अंदर भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। तो चीन में घटती आबादी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़के और लड़कियों को सही उम्र में शादी करने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी अभियान है। मतलब चाइना के अंदर बहुत बड़ी आयु में लोग हैं वो शादी करते हैं, तो उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो कम उम्र में या जो उम्र लायक आयु निर्धारित की गई, शादी लायक आयु जो निर्धारित की गई है उसके अंदर वो शादी करें। इसी को नाम दिया गया न्यू एरा प्रोजेक्ट। ऑपरेशन ध्वस्त किससे संबंधित है? तो एनआईए द्वारा आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के बीच गठजोड़ तोड़ने संबंधी एक कार्रवाई की गई जिसका नाम, बहुत जगह पर छापेमारी की गई जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ध्वस्त। टेस्ला के सीईओ कौन है? अभी हमने किया था, ये एलन मस्क है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है कि टेस्ला क्या है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी एल्बनीज हैं ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पत्रकारिता का नोबेल माना जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार मई 2023 में किसे मिला था? तो एक क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार है, ये किससे संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है और इसे पत्रकारिता का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। ये मिला था अमेरिका के अलबामा के दो पिता पुत्र जॉन आर्चिबोल्ड और उसके पुत्र रेम से आर्चिबोल्ड को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो इसे अच्छे से देखना है। इनके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है वो, ये टोटल 180 देशों की रैंकिंग निर्धारित की गई है जिसमें भारत की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब है। 161वें स्थान पर है भारत। मतलब 2023 की बात हो रही है ये। पिछले वर्ष के मुकाबले में 11 स्थान पीछे है। मतलब पीछे 150वीं रैंक पर था और अब भारत है वो 161वीं रैंक पर है। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है? सबसे पहले नॉर्वे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो सबसे बेहतरीन स्थिति में है, टॉप नंबर पर है, वो नॉर्वे है। उसके पश्चात आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। मई 2023 में एक साथ 4 भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की, उनके नाम क्या है? यशी जैन, मिथिल राजू, सुनील कुमार और पंखी हैरिस। और कई बार ये इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो 8848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। हाल ही में पंचतत्वों में विलीन हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रतनलाल कटारिया किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? तो अंबाला, हरियाणा से। अगला क्वेश्चन हम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग कौन सी? 126वीं। इसका मतलब जो भारत है वो हैप्पीनेस के मुकाबले में काफ़ी पीछे है। इसकी शुरुआत, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में सबसे पहले भूटान देश में इसकी शुरुआत की गई। इन्होंने जो हैप्पीनेस रिपोर्ट अपने देश के अंदर तैयार करने की शुरुआत की और उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपनाया और अब प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा सरकार ने भूटान की तर्ज पर किन 4 जिलों में हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे कराने का फैसला लिया है। ये हाल ही में लिया गया फैसला है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के ज़िले अंबाला, फरीदाबाद, करनाल और हिसार में जिस तरह से भूटान हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसका सर्वे करवाता है, उसी आधार पर हरियाणा सरकार भी इन 4 जिलों में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसका सर्वे करवाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर वीपी यादव। आगे हम देखते हैं, ये काफ़ी कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा 49वीं G7 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? अभी G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वो कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन पहले ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था, परंतु ऑस्ट्रेलिया में किसी कारणवश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं पहुंच पाए थे, तो इस सम्मेलन को वहां से रद्द कर दिया गया था। और उसके पश्चात इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया, क्योंकि हिरोशिमा में जो G20 देश है उनका एक G7 देश है, इनका वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। 19 मई से 21 मई 2023 तक जापान के शहर हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया। तो ये कौन G7 सम्मेलन जो आयोजन किया गया था, ये कौन सा था? 49वीं 49वीं ये जो समिट थी। इसके पश्चात आप देखिएगा, इसमें क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए गए थे? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था, और इसे क्या नाम दिया गया था? तो हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था उसे नाम दिया गया था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम दिया गया था फैट मैन। अब G7 सम्मेलन है, ये हिरोशिमा ही स्थान क्यों चुना गया? क्योंकि अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूस का जो यूक्रेन पर आक्रमण किया गया है उसकी निंदा करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए इसका आयोजन हिरोशिमा में किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पर थोड़ा पीछे बताया गया था आपको कि 49वीं जो G7 सम्मेलन है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाना था। इसकी बजाय आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वाड सम्मेलन का आयोजन किया जाना था, लेकिन वो क्वाड सम्मेलन अमेरिका के राष्ट्रपति न आने के कारण वहाँ पर रद्द कर दिया गया था, और फिर उस सम्मेलन का आयोजन G7 के साथ हिरोशिमा में किया गया था। तो सभी देश है G20 के हिस्से हैं ये सारे देश। G7 देश है कौन से? देखिए G7 जो देश है इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। अब ये कौन से देश है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका, ये 7 कंट्रीज़ हैं जिसे इन जो 7 कंट्रीज़ के जो एक समूह है इनका नाम G7 रखा गया है। अब इनसे संबंधित अपने को जानकारी और भी होनी चाहिए। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो है। फ्रांस के राष्ट्रपति है एम्यूल मैक्रन और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जर्मनी के चांसलर ओलेफ स्कोल्ज है और जर्मनी की राजधानी है वो बर्लिन है। इटली के PM है वो जॉर्जिया मेलोनी है और इटली की राजधानी रोम है। जापान के PM फूमियो किशिंदा और जापान की राजधानी टोक्यो है। यूके के PM ऋषि सुनक है जो भारतीय मूल के हैं, लंदन इनकी राजधानी है। अमेरिका जो बाइडेन और वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। और जो 8वां एडिशनल अतिरिक्त इसके अंदर जो शामिल किया गया है वो यूरोपियन यूनियन को शामिल इसमें किया गया है। और यूरोपियन यूनियन के काउंसिल प्रेसिडेंट कौन है? वो चार्ल्स माइकल है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? EU का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। अब जो ये G7 है इनका गठन कब किया गया था? 25 मार्च 1973 को गठन किया गया, और जो पहला सम्मेलन था वो 15 नवंबर 1975 को इनके पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब आगे आप बढ़ते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस राज्य की है? तो ये हरियाणा की बहुत ही फेमस योजना है, प्रसिद्ध योजना है। हरियाणा सरकार ने बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि एक मुश्त रूप में जो बेटी है उसके अकाउंट में डलवाई जाती है, और उसके पश्चात
18 वर्ष की आयु के पश्चात इसको निकलवाया जा सकता है, ताकि वो उनकी विवाह में या फिर उसकी पढ़ाई पर खर्च की जा सके। अब इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन करते हैं आपा। तो अनुसूचित जाति और गरीब परिवार है, उसकी तो पहली बेटी के जन्म पर ही 21,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि अन्य सभी परिवारों व दूसरी अन्य जितने भी परिवार रह गए उनके दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे। तो अनुसूचित जाति और जो गरीब परिवार मतलब 1,80,000 रुपये से कम जिनकी आमदनी है, उन्हें तो पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये, और अन्य जो जितने बच गए उन सभी के दूसरी या फिर तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये। और ये 21,000 रुपये एक साथ उन पेरेंट्स के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं लड़की के साथ, और लेकिन वो 18 साल की जब तक लड़की नहीं हो जाती तब तक वो निकलवाए नहीं जा सकते। INSV तारिणी क्या है? ये भारतीय नौकायन पोत है। मिजोकामी कौन है? अब मिजोकामी है, इन्होंने हाल ही में ये भारतीय दौरे पर आए हैं। पद्म पुरस्कार विजेता जापानी प्रोफेसर हैं। हिंदी और पंजाबी भाषाविद भी ये हैं। तो मिजोकामी कौन है? ये जापानी प्रोफेसर हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार भी मिला है, और हिंदी और पंजाबी भाषा में ये एक्सपर्ट हैं। क्वाड शिखर बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्वाड शिखर बैठक है 2024 का आयोजन, ये 5वीं जो ये बैठक होगी इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में देखो 2023 की बैठक ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में होनी थी। तो क्वाड शिखर बैठक 2024 का आयोजन भारत में किया जाएगा, जो कि 5वीं बैठक होगी। भारत में 2023 की बैठक, यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को फिर देखिएगा आप। क्वाड शिखर बैठक 2024 का आयोजन भारत में किया जाएगा, और जो 2023 की बैठक ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में होनी थी, परंतु बाइडन अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन की यात्रा रद्द हो जाने के कारण इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था, और बाद में G7 की बैठक के साथ जापान के हिरोशिमा शहर में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। इसके पश्चात अब आप एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये बनता है कि क्वाड देश या क्वाड संगठन के देश कौन से हैं? तो क्वाड जो है इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए समुद्री सुरक्षा व व्यापार से संबंधित है। तो क्वाड संगठन किससे संबंधित है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए समुद्री सुरक्षा व व्यापार से संबंधित है। विशेषकर चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, समुद्री क्षेत्र में चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इन 4 देशों ने ये संगठन बनाया है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वेश्चन आ सकता है क्वाड संगठन के कौन कौन से देश हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। इनकी शुरुआत कब हुई ये भी आप देख लीजिएगा, और इसके साथ साथ इनका उद्देश्य क्या था संगठन का, ये भी हमने अभी आपको बताया। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है भी क्वाड जो देश है QUAD, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। एवरेस्ट पर 27वीं बार चढ़कर रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही कौन है? तो नेपाली शेरपा कामा रीता, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछली बार 26वीं बार चढ़े थे, और अब 27वीं बार चढ़कर इन्होंने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। हरियाणा निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है वर्तमान में? तो अनुराग अग्रवाल है। उत्तर भारत की क्लाइंबिंग वॉल का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तर भारत की क्लाइंबिंग जो वॉल है, चढ़ाई वाली दीवार, उसका निर्माण हरियाणा राज्य के CM सिटी करनाल के कर्ण सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। यह एक प्रकार का गेम है, खेल है, स्पोर्ट्स है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप। हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किन 2 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई? तो क्वेश्चन यही रहेगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़। इन्होंने किन 2 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी? जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा व कलपति वेंकट रमन विश्वनाथन। वर्तमान में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, या न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, तो टोटल 34।
भारत में जन्मे व प्रसिद्ध बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रश्दी का अमेरिका में किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो पेन सैनिटरी करेज अवार्ड। इसके बाद वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई 2023 से 21 मई 2023 तक किन किन देशों की यात्राएं की? तो इन्होंने अभी हाल ही में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा वहाँ पर की और काफ़ी प्रसिद्ध रहे। हमने देखा कि पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जेम्स मरापे उन्होंने प्रधानमंत्री के पाँव छुए थे। तो हमारे सब भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और इसी के साथ जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतने फेमस है कि मेरा भी मन करता है कि मैं उनके ऑटोग्राफ लूँ। तो ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। तो प्रधानमंत्री ने कहाँ कहाँ की यात्राएं की? जापान की यात्रा की। तो जापान की राजधानी टोक्यो और इनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिंदा प्रधानमंत्री हैं। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, जेम्स मरापे यहाँ के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा राजधानी है, एंथोनी एल्बानीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं CPEC परियोजना किन दो देशों के बीच में है? तो यह चीन और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक गलियारा है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है CPEC की फुल फॉर्म क्या है? तो चीन पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना चीन और पाक के बीच में है। हाल ही में G20 पर्यटन 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भारत में किया गया था, श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित शेर-ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। वर्तमान के RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की विश्व में स्थिति क्या है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। PM मित्र पार्क, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड रीजन्स एंड अपैरल क्या है? तो कई बार PM मित्र पार्क, PM मित्र इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड रीजन्स एंड अपैरल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने, टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने तथा नए उद्यमियों के उत्पादन व निवेश की एक सरल योजना है। यह कताई, बुआई, रंगाई, छपाई व परिधान निर्माण से संबंधित है। इसे 2023 में लागू किया गया है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा इस परियोजना का संचालन किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि PM मित्र पार्क को कौन सा भारतीय मंत्रालय संचालन करता है? तो कौन सा? कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। देश में 7 PM मित्रा पार्क बनेंगे। अभी जब इसकी शुरुआत की गई है तो शुरुआती दौर में 7 जगह पर PM मित्र पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ये 7 जगह है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये बहुत अच्छे से सातों जो स्टेट है इन स्टेट्स को अच्छे से देख लें। और ये यहाँ पर क्या है, प्लग एंड प्ले सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्लग एंड प्ले सुविधा का मतलब ये है यहाँ पर जो उद्यमी अपना व्यवसाय करेंगे वहाँ पर इन्हें यातायात की सुविधा, वहाँ पर बिजली पानी की सुविधाएं, आवास की सुविधाएं बहुत अच्छे से उपलब्ध रहेगी। फेम 2 योजना क्या है? फेम 2 योजना इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया, तिपहिया व 4 पहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी से संबंधित है। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहनों पर जो सब्सिडी दी जाती है दुपहिया, तिपहिया, 4 पहिया पर, उसे किस योजना के नाम से जाना जाता है? तो फेम 2 FAME। FAME की फुल फॉर्म पूछ लें तो क्या होगी? फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अप्रैल 2019 में से लागू किया गया। फेम 2 योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया। ये अभी हमने किया क्वेश्चन। इसके पश्चात हाल ही में किस राष्ट्राध्यक्ष को फिजी व पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया है? तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, फिजी व पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अब इसके पश्चात
माइग्रेशन, मोबिलिटी, पार्टनरशिप और ग्रीन हाउस टास्क फोर्स, ये 2 समझौते किन किन देशों के बीच में हुए हैं? तो ये मई 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में माइग्रेशन, मोबिलिटी, पार्टनरशिप व ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। स्पीक मेके के 8वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 29 मई 2023 से 4 जून 2023 तक महाराष्ट्र के नागपुर स्थित विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VNIT में किया जाएगा। और स्पीक मेके किससे संबंधित है? यह देश की संस्कृति, विरासत और नैतिकता को जानने से संबंधित है। विभिन्न कलाकार वहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो ये कौन सा सम्मेलन है? ये 8वां सम्मेलन है। इसके पश्चात हम आज के लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल ने हास्य उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। अब क्वेश्चन यही आ सकता है कि टाइम शेल्टर क्या है? तो ये हास्य उपन्यास है। टाइम शेल्टर के लेखक कौन है? तो बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं। अब ये बुकर जो पुरस्कार दिया जाता है, यह प्रसिद्ध पुस्तक और उसके अनुवादक को दिया जाता है जो उसकी अंग्रेजी में अनुवाद करे। अब यही 2023 की बात होगी। 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला था? भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को मिला था और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल को, आ गया ना इसमें भी अनुवादक, इन दोनों को मिला था। और उपन्यास का नाम क्या था? टूम्ब ऑफ सैंड। टूम्ब ऑफ सैंड। अब ये भी पूछा जा सकता है टूम्ब ऑफ सैंड क्या है? तो ये उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? गीतांजलि श्री है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आप सबका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।